मैंने एक अमीर औरत के घर घुसकर कुछ पैसे चुराने की कोशिश की, पर उसके कचरे के ढेर जैसे आलीशान घर को देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। एक 6 पैक एब्स वाले सफाई पसंद चोर होने के नाते मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूरी दोपहर उसके घर की साफ सफाई कर डाली। मैंने एक नोट लिखा और उसमें उस औरत को गंधीली बुलाया और आते वक्त 1900 रुपए अपनी मेहनत की फीस के तौर पर ले लिए। नतीजा ये हुआ कि मैं नूडल शॉप गया और जैसे ही बाउल उठाया, पीछे से पुलिस ने आकर मेरे कंधे पकड़ लिए। किसने सोचा था कि एमा ना सिर्फ ऑन द स्पॉट सेटलमेंट साइन कर देगी, बल्कि उसके बाद हर रोज मुझे खाना और शॉपिंग पर बुलाएगी। हर बार आगे बढ़कर बिल वही पे करती, जब तक कि वो रेड वाइन मेरे गले से नीचे नहीं उतर गई। अगले दिन जब आंख खुली तो मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं कब का उसके जाल में पूरी तरह फंस चुका हूँ। मेरा नाम लियाम है और मैं एक ताले तोड़ने की स्किल के सहारे अपना पेट पालता हूँ, पर ये स्किल कभी सही रास्ते पर इस्तेमाल नहीं हुई। मेरी मजबूरी ये है कि गांव में मेरी बीमार माँ है जिसका दवाइयों के बिना गुजारा नहीं है। मेरी हर महीने की छोटी मोटी कमाई से हॉस्पिटल के इतने बड़े बिल्स का खर्चा पूरा नहीं हो पाता। इंसान जब ऐसी मजबूरी में हो तो इज्जत और असूलों के बारे में सोचने का वक्त कहाँ मिलता है। इस बार मेरा टारगेट था वेस्ट सिटी के एक पोश अपार्टमेंट बिल्डिंग का 17th फ्लोर, फ्लैट नंबर 1704। ओनर का नाम है एमा, जो दिखने में बेहद अमीर, खूबसूरत, बिल्कुल एक पेंटिंग जैसी है। मैंने पहले ही उस पर लगातार 2 हफ्ते तक नजर रखी थी। उसका रूटीन एक अलार्म क्लॉक जैसा फिक्स था, सुबह 9 से शाम 6, एकदम टिपिकल ऑफिस वर्कर। ऐसे टारगेट्स का पीछा करना लेस रिस्की होता है, जैसे कि खास मेरे लिए बनाए गए बकरे हों। आज तो शिकार करना ही था। मैंने उसका पीछा बिल्डिंग के एंट्रेंस तक किया, उसके पतले से फिगर को देखा और उसे अंडरग्राउंड पार्किंग में जाते हुए देखा। मैंने अपने दिल में पूरे 10 मिनट तक गिना ताकि कंफर्म हो जाए कि वो अचानक वापस ना आ जाए। फिर मैंने अपनी कैब थोड़ी नीचे की और आराम से बिना किसी जल्दबाजी के ऊपर गया। मेरे टूल्स आसानी से की होल में चले गए। मैंने अपनी कलाई थोड़ी सी हिलाई, क्लिक की हल्की आवाज आई, दरवाजा तुरंत खुल गया। मैं साइड से अंदर घुस गया और फौरन दरवाजा बंद कर लिया। ये सारा काम एकदम स्मूथ था। अगले ही पल बासी टेकआउट की सड़ी हुई बदबू, बिना धुले कपड़ों की खट्टी स्मेल और साथ में किसी परफ्यूम की बची हुई महक का एक अजीब सा मिक्स एकदम मेरे चेहरे पर आकर लगा। मैं एंट्रेंस पर ही रुक गया। मुझे लगा शायद मैंने गलत दरवाजा खोल लिया है और गलती से किसी कचरे के डंप में आ गया हूँ। मुझे पता है आजकल बहुत से यंग लोगों के घर सच में बिखरे होते हैं, पर इस लेवल की गंदगी देखकर मैं लियाम जिसने दुनिया देखी है, इतने सालों इस लाइन में काम करने के बाद भी ये पहली बार देख रहा था। सोफे पर कपड़ों का पहाड़ बना हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन से ठीक ठाक साफ हैं और कौन से बहुत गंदे हैं। कॉफी टेबल पर टेकआउट बॉक्सेस ऐसे ढेर लगे थे जैसे गिरने वाले हों। अंदर बचा हुआ खाना भी था, जिनमें से कुछ डब्बों में तो फाफुंदी लग चुकी थी। जमीन पर तो बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी। स्नैक बैग्स, मेकअप की बोतलें और डब्बे, बुरी तरह टूटे फूटे कुरियर बॉक्सेस। मुझे तो शक हो रहा था कि ये अपने घर में जमीन पर चलती भी है या नहीं, या बस हवा में उड़ती है। क्या ये सच में एमा नाम की एक खूबसूरत लड़की जैसी परी का घर हो सकता है? मेरा चोर होने का प्रोफेशनल उसूल एक झटके में इस एक्सट्रीम फिजिकल और अजीब फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट से डूब गया। मेरे अंदर का सफाई पसंद कीड़ा इस हद तक की गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और मेरे दिल में एक बिना बात का गुस्सा बढ़ने लगा। इतना बढ़िया घर है, इतना हवादार, इंटीरियर इतना क्लासी, इस औरत ने कैसे इसको जीते जी एक सुअर खाना बना दिया? ठीक है, तू जीती। चोरी करने की बात तो अभी साइड में रखते हैं। अगर इस जगह को ठीक करके इंसानों के रहने लायक नहीं बनाया तो मुझे चोरी करने के लिए पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी और बाहर बात गई तो मेरी इस लाइन में बेइज्जती हो जाएगी। मैंने अपना टूल बैग दरवाजे पर रखा और मैं अपनी आस्तीन चढ़ाकर शुरू हो गया और काम करते करते दोपहर के 4:30 बज गए। मैं लियाम, एक ठीक ठाक दिखने वाला, सालों की मेहनत से 6 पैक एब्स बनाने वाला एक हैंडसम चोर, एमा के आलीशान घर में पसीने बहाते हुए एक मुफ्त का क्लीनर बन गया। कचरा साफ किया, टेबल पोंछा, जमीन पर पोछा लगाया और उन महंगे दिखने वाले कपड़ों को अलग अलग किया। जो टांगने थे उन्हें टांगा, जो धुलने थे उन्हें लॉन्ड्री के लिए रखा। किचन सिंक में रखे बर्तनों में तो लग रहा था मशरूम उगाए हैं। बाथरूम के सिंक पर मेकअप की बोतलें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। मैं एक तरफ काम कर रहा था
और मन ही मन गालियां दे रहा था। ये काम तो 18 ताले तोड़ने से भी ज्यादा थका देने वाला था। और आखिर में जब मैंने आखिरी कचरे की थैली बंद की तो बाहर अंधेरा होने लगा था। मैंने अपने सामने इस नए जैसे लिविंग रूम को देखा। जमीन इतनी साफ थी कि अपना चेहरा दिख रहा था। चीजें बिल्कुल प्रॉपर जगह पर रखी थी और हवा में साफ सफाई वाले डिटर्जेंट की हल्की सी नींबू की खुशबू थी। मैंने एक लंबी सांस ली और एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन महसूस हुआ। यार सच में बुरी तरह थक गया हूँ। मैं उसके बेडरूम में घुसा ताकि कुछ कीमती चीजें ढूंढ सकूं। बिसाइड टेबल के ड्रॉर में कुछ पैसे और ज्वेलरी इधर उधर बिखरी थी। थोड़ा छाना तो देखा कैश ज्यादा नहीं था। कुल मिलाकर 1900 रुपए थे। उन पैसों को मुट्ठी में पकड़कर दिल को थोड़ा सुकून मिला और बैलेंस फील हुआ। चलो ठीक है, इसको मैं अपनी मेहनत की फीस मान लेता हूँ। हालांकि ये पेमेंट मेरी इतनी ज्यादा मेहनत के हिसाब से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। मैंने एक स्टिकी नोट लिया और अपनी तरफ से एक स्टाइलिश हैंडराइटिंग में उसे मैसेज लिखा। इतने बढ़िया घर को तुमने क्या बना रखा था? मैं एक चोर होकर भी ये सब देख नहीं पाया। तुम्हारे काम पर जाने के बाद से मैं सफाई कर रहा हूँ। पूरा दिन लग गया। सच में थक कर हालत खराब हो गई है। ड्रॉर में रखे वो छुट्टे पैसे मैं अपनी फीस के तौर पर ले रहा हूँ। आगे से अगर सच में टाइम ना हो तो याद से एक पार्ट टाइम मेड रख लेना। गुस्से और प्रोफेशनल केयर से भरे उस नोट को टेबल पर चिपका कर मैंने वो 1900 रुपए की फीस जेब में डाली, अपना टूल बैग उठाया और थका हारा निकल गया पूरे दिन की मेहनत के इस जंग के मैदान से। एमा अपने थके टूटे जिस्म घसीटते हुए अपने घर के दरवाजे तक आई। आज कंपनी में काम कुछ ज्यादा ही था। लग रहा था जैसे पूरी एनर्जी खत्म हो गई हो। इस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि अपनी हाई हील्स उतारे और उन नरम कपड़ों के ढेर में घुसकर सीधा लेट जाए। उसने अपनी चाबी ताले में डाली और धीरे से घुमाई। क्लिक की आवाज आई। दरवाजा खुल गया। रात के बासी टेक आउट और परफ्यूम की मिक्स होकर बनी हुई वो जानी पहचानी बदबू उसके चेहरे पर आकर नहीं लगी जैसा उसने सोचा था। उसकी जगह एक ठंडी और फ्रेश नींबू की खुशबू आई। एमा का उठाया हुआ कदम अचानक हवा में ही रुक गया। ये क्या है? मेरा घर है क्या? उसने अपना पैर ऐसे पीछे खींचा जैसे कि उसे करंट लगने वाला हो। उसके चेहरे पर पूरा शक था और डरते हुए ऊपर फ्लैट नंबर चेक किया। 1704 सही तो है। कहीं ये मेरे कुत्तों का घर तो नहीं? नहीं, ये तो मेरी महारानी जैसी जन्नत है। उसने दोबारा डरते डरते अपना आधा शरीर अंदर डाला। दोनों आंखें अचानक फटी की फटी रह गई। जो जमीन पहले हर तरह के कचरे से भरी रहती थी वो इस वक्त नए जैसी चमक रही थी। यहाँ तक कि उसमें उसकी रिफ्लेक्शन भी साफ दिख रही थी, जो बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से थोड़ी डम दिख रही थी। सोफे पर पहाड़ जैसे बिखरे हुए कपड़े अब गायब हो चुके थे और उसका असली अच्छे मटेरियल वाला टेक्सचर दिख रहा था। कॉफी टेबल, हे भगवान, वो तो ऑलमोस्ट भूल ही चुकी थी कि उसके घर की टेबल ट्रांसपेरेंट शीशे से बनी हुई है। वो ऐसी लग रही थी जैसे पहली बार किसी महल में आई हो। अपने पैरों की उंगलियों पर डरते डरते अंदर आई, जैसे उसे डर हो कि वो इस अनजान पर जानी पहचानी साफ जगह को गंदा ना कर दे। उसने आवाज धीमी करके हैरानी से सांस ली। जहाँ तक नजर जा रही थी बस साफ सफाई थी। सब कुछ अपनी जगह पर था। वो बेडरूम में भाग कर गई। जो बेड पहले बिखरा पड़ा था अब उसे ठीक करके एकदम फ्लैट कर दिया गया था। यहाँ तक कि ब्लैंकेट के कोने के फोल्ड्स भी ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने स्पेशल तरीके से डिजाइन किए हो। उसने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर रखे हुए कपड़े कलर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अलग अलग करके ठीक ढंग से टांगे हुए थे। यहाँ तक कि उसकी कार्टून प्रिंट वाली पैंटीज और सेक्सी लेस वाले डिजाइन सबको बहुत अच्छे से फोल्ड करके उनके सेपरेट बॉक्स में रखा गया था, जिनमें से धूप और डिटर्जेंट की मिक्स फ्रेश खुशबू आ रही थी। उसने झटके से आवाज निकाली और अपने गाल ढक लिए। उसे पैरों से लेकर सर तक बहुत गर्म आग सी महसूस हुई। किचन की तरफ भागी तो और भी ज्यादा अजीब नजारा था। गैस स्टोव बिल्कुल चमक रहा था और चिमनी के साफ सुथरे हिस्से में उसकी हैरानी वाली और क्यूट सी शक्ल साफ दिख रही थी। सिंक में जो बर्तनों का पहाड़ बना हुआ था वो गायब था और बर्तन सुखाने वाला रैक एकदम साफ सुथरा था। क्या ये किसी जादुई परी का चमत्कार है या कंपनी का कोई आशिक लड़का मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? रुको जरा, चाबियां तो सिर्फ दो ही हैं, एक मेरे पास है और एक उसके पास। जैसे ही उसका दिमाग का सीपीयू हैंग होने वाला था तभी उसकी नजर लिविंग रूम की उस हद से ज्यादा साफ सुथरी टेबल पर पड़ी जहाँ एक नोट रखा था जो साफ दिखाई दे रहा था। वो वहाँ गई और उसने वो चिट उठाई। उस पर लिखी हुई हैंडराइटिंग बहुत स्टाइलिश थी। इतने बड़े घर को तुमने क्या बना कर रखा है? मैं एक चोर होकर भी ये सब देख नहीं पाया। तुम्हारे काम पर जाने के बाद से मैं सफाई कर रहा हूँ। पूरा दिन लग गया।
सच में थक कर बुरी हालत हो गई है। ड्रॉअर के 1000 से ज्यादा रुपए मैं अपनी फीस के तौर पर ले रहा हूँ। आगे से अगर सच में टाइम ना हो तो याद से एक पार्ट टाइम मेड रख लेना, लेकिन ये गंदगी मत छोड़ के जाना। चोर! एम्मा होश में आई और तेजी से बेडरूम की तरफ भागी। बेड साइड टेबल का ड्रॉअर खोल कर देखा तो वहां रखे हुए छुट्टे पैसे सच में गायब थे। डर के मारे उसके पैरों से लेकर सर तक कपकपी छूट गई। घर में चोर घुस आया है, पर इस चोर के दिमाग में कोई बीमारी थी क्या? उसने ज्वेलरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, बस 2000 से कम कैश लिया और पूरे घर की एकदम प्रॉपर A to Z डीप क्लीनिंग करके चला गया और ऊपर से ज्ञान देने के लिए एक नोट भी छोड़ गया। क्या इस कहानी के प्लॉट में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? उसे अचानक लिविंग रूम के पौधों में छुपे हुए छोटे सीसीटीवी कैमरा की याद आई और उसने जल्दी से अपना फोन निकालकर रिकॉर्डिंग चेक की। उसे फास्ट फॉरवर्ड करके देखा। वीडियो में एक लंबे चौड़े फिगर वाला आदमी उसके घर से निकलने की कुछ ही देर बाद बहुत आराम से ताला खोल रहा था। ये देखकर एम्मा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने देखा कि वो आदमी अंदर आने के बाद बिल्कुल उसी के जैसे रिएक्शन दे रहा था जैसे उसने अभी दिया था। वो एकदम हैरान रह गया था। कैमरा ने तो यहाँ तक कि उसके चेहरे पर आई 1 सेकंड की हैरानी को भी पकड़ लिया था और साथ ही उसकी शक्ल पर एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी। इसके बाद एक बहुत ही अजीब सा सीन शुरू हुआ। उसने आते ही चोरी के लिए सामान ढूंढना शुरू नहीं किया, बल्कि वो अपनी जगह पर खड़ा रहा और अपनी कमर पर हाथ रखकर एम्मा के सुअर खाने को देखकर गुस्सा करने लगा। फिर जैसे उसने कोई पक्का फैसला कर लिया हो, अपने हाथ में पकड़ा छोटा बैग दरवाजे पर रखा और फिर उसके बाद कैमरा ने क्लियर रिकॉर्ड किया। एक ऐसी क्लीनिंग जो किसी सफाई एजेंसी के चमत्कार का लाइव टेलीकास्ट लग रही थी। टेबल साफ करना, पोछा लगाना, कपड़ों को अलग करना। उसके मूवमेंट फास्ट और क्लीन थे और बिल्कुल परफेक्ट थे। खास तौर पर जब एम्मा ने कैमरा में देखा कि वो आदमी अपने माथे पर शिकन लेकर फिर भी बहुत ध्यान से अपने हाथों से रगड़ कर धो रहा था जो एम्मा ने यहाँ वहाँ फेंके थे, उसके लेस वाले अंडरगारमेंट्स और उसके पर्सनल कपड़े, तो एम्मा का चेहरा अचानक शर्म के मारे कानों तक लाल हो गया। ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक था। पर पता नहीं क्यों स्क्रीन पर देखते हुए उस अनजान आदमी के पसीने से भीगे हुए फिगर को, जो कभी जिद्दी दाग को देखकर बहुत ज्यादा घिन वाला मुंह बनाता और कभी किसी मुश्किल हिस्से को साफ करके थोड़ा सुकून वाली शक्ल बनाता, एम्मा से अपनी हंसी रोकी नहीं गई। पर उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी जो कि उसे समझ भी नहीं आ रही थी। मेरे पूरे ध्यान से साफ सफाई करने का तरीका, मेरे शार्प फेस की साइड प्रोफाइल और मेरी हर मूवमेंट से दिखती टाइट मसल की शेप और आउटलाइन, खास तौर पर जब मैं झुकता था तो मेरे हल्के हल्के दिखने वाले एब्स की लाइन। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की आखिरी फ्रेम वहां फ्रीज हो गई जहां मैंने पैसे लिए और वहां से निकल गया। रिकॉर्डिंग के आखिरी फ्रेम उसके दिमाग में जैसे लूप पर प्ले होने के बटन की तरह बिना कंट्रोल के बार बार घूम रही थी। एक हैंडसम और स्टाइलिश लड़का जिसके पास साफ सफाई करने का एक अजीब सा पागलपन था। उसने ऐसी अजीब सी तरीके से उसकी दुनिया में एंट्री ली थी। वो जितना सोचती थी उसके गाल उतने ही गर्म होते जा रहे थे और जितना याद करती थी उसकी धड़कनें उतनी ही तेज हो रही थी। काफी देर तक उसने एक गहरी सांस अंदर ली, अपनी तेज धड़कन और उस रेस्टलेस फीलिंग को शांत करने की पूरी कोशिश की और अपने गर्म चेहरे को नॉर्मल करने की। फिर उसने चुपचाप अपने दिल में कोई पक्का फैसला किया। उसकी गोरी और लंबी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी जब उसने फोन उठाया, स्क्रीन को अनलॉक किया। उसकी आवाज में एक हल्की सी पकड़ में ना आने वाली शर्म और छुपी हुई एक्साइटेड फीलिंग थी। हेलो, 911 है, मुझे कंप्लेन करनी है। मेरे घर में एक बहुत अजीब चोर आया था। एम्मा के घर से निकलने के बाद अंधेरा सड़कों पर छा गया था। मैं फूड स्ट्रीट तक पहुंच गया। मेरी जेब में वो 1000 से ज्यादा रुपए थे। फिर भी लग रहा था जेब नीचे भारी होकर गिर रही है। ये कैश का वजन नहीं था, बल्कि मेरा दिल डूबा जा रहा था। ये काम मैंने पूरी तरह नुकसान उठाकर फ्री की मेहनत की तरह किया। अगर ये बात बाहर फैली तो इस लाइन के बाकी लोग मेरी बहुत बुरी तरह हंसी उड़ाएंगे। मैं फिजिकली और मेंटली थक चुका था और मेरा पेट भी भूख से अंदर धंस चुका था। नुक्कड़ पर अपनी जानी पहचानी ओल्ड टॉम्स चिकन नूडल शॉप दिखी। वहां जाने का इरादा दिमाग से पहले एक्शन में बदला और मैं सीधा उसके अंदर चला गया। बॉस, एक बड़ा बाउल बीफ नूडल्स, एक्स्ट्रा मीट और अंडे के साथ दे दो। मैंने तेल से चमकती टेबल पर अपने पैसे पटके और मेरी आवाज में पूरा दिन सफाई करने के बाद आई थकान और कमजोरी साफ झलक रही थी। ओल्ड टॉम ने अपने रेगुलर अंदाज में जवाब दिया, अभी लाया। लियाम, तू तो आज दिखने में बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा है। मैंने आवाज दबाते हुए बस बोला
जवाब के तौर पर, और एक कोने की सीट ढूंढकर वहां गिर पड़ा। दुकान के अंदर बोन सूप की बढ़िया खुशबू और रोड किनारे वाली जिंदगी की फीलिंग हवा में तैर रही थी, जिससे मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं फाइनली एमा वाले उस जंग के मैदान से वापस असली दुनिया में आ गया हूँ। नूडल्स बहुत जल्दी मेरे सामने आ गए। मैंने चॉपस्टिक्स उठाई और उन्हें मिक्स किया और उसमें से निकलती भाप को फूंक मारकर मुंह में डालने वाला था, और बस उसी वक्त पुलिस यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग अचानक तेजी से अंदर घुस आए। मैं होश में आता उससे पहले ही मेरे दोनों हाथ जोर से पीछे मोड़ दिए गए, मेरी पीठ की तरफ, और एक क्लिक की जोर की आवाज आई। ठंडी हथकड़ियां कसकर मेरी कलाई को लॉक कर चुकी थी और मेरे मुंह पर लटके हुए वो नूडल्स गिरकर वापस बाउल में जा गिरे, जिसे कुछ तेल की बूंदें उड़ी। नूडल शॉप में बैठे बाकी लोग ये देखकर डर गए थे और सबकी नजरें एक साथ मेरी तरफ घूम गई थी। मेरा दिमाग सुन पड़ गया और अचानक से बिल्कुल ब्लैंक हो गया। मुझे पता था कि इस लाइन में पकड़े जाना तो आखिर होना ही था, क्योंकि जो बार बार गलती करेगा उसका पकड़े ना जाना तो नामुमकिन है। पर ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? हाँ, सही बात है, पक्का सीसीटीवी का चक्कर है। एमा के उस घर में जरूर कोई हिडन कैमरा छुपा होगा। कमीनी किस्मत। मैं बस अपना सर झुकाकर सफाई करने में बिजी रहा तो मैं सबसे जरूरी चोर होने का बेसिक इंस्टिंक्ट कैसे भूल गया। एक जवान पुलिस वाले ने गुस्से वाला चेहरा बनाकर मुझसे सवाल पूछा। मेरा सर झुका हुआ था, मेरा चेहरा शर्म से गर्म हो रहा था। इसीलिए नहीं क्योंकि मैं पकड़ा गया, बल्कि इसीलिए क्योंकि इस तरह से पकड़े जाना सच में बेहद ही शर्मनाक था। आज दोपहर क्या तुम्ही ने लीजिंग कोर्टयार्ड अपार्टमेंट के रूम 1704 में घुसपैठ की थी? पुलिस वालों ने लगातार सवाल पूछे। कैमरा ने शायद सब कुछ एकदम क्लियर रिकॉर्ड कर लिया होगा। जब रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। मुझे दो पुलिस वालों ने इस नूडल शॉप से बाहर निकाला और पुलिस की गाड़ी में डाल दिया। शीशे के एक भीतर से मैंने बाहर लोगों को इशारा करते देखा और ओल्ड टॉम का वो हैरानी और दुख से भरा चेहरा देखा। खत्म। इस बार मैं पूरी तरह गया। घर में घुसकर चोरी करना, भले ही चुराया गया पैसा ज्यादा नहीं था, पर ये मुझे लंबा अंदर भेजने के लिए काफी था, और मेरी माँ अभी भी अस्पताल में इंतजार कर रही थी पैसों के लिए। मैं सच में एक नंबर का लूजर हूँ। इस आंखों में चुभने वाली लाइट वाले इंटेरोगेशन रूम में बैठकर मैंने इस पूरी घटना की शुरुआत से लेकर आखिर तक की बात साफ साफ बता दी। इसमें यह भी शामिल था कि मैं कैसे ताला तोड़कर अंदर घुसा, कैसे इस अजीब नजारे को देखकर चौंक गया, कैसे मैं बिना सोचे समझे अचानक सफाई करने लगा, और मैंने कैसे वो 1900 रुपए अपनी मेहनत की फीस के तौर पर लिए और एक चिट्ठी छोड़ दी उसे गंदा कहकर डांटने वाली। जो पुलिस वाला मेरा स्टेटमेंट लिख रहा था वो ये सब सुन रहा था और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या ही गजब का चेंज हो रहा था। साफ लग रहा था कि वो हंसना चाहता है पर किसी तरह हंसी रोक रहा है। लियाम, क्या तुम्हारा ये एक्ट एक चोरी के दौरान सडनली अचानक किया गया बहादुरी वाला स्टेप है? नहीं, इसको दूसरों की मदद करना कहेंगे। मैंने एक दुखी सा चेहरा बनाकर जवाब दिया। ऑफिसर, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मेरे हाथों में खुजली होती है। ऐसी गंदगी मुझसे देखी नहीं गई। पैसों को तो मैंने थोड़ा भी नहीं छुआ, वही मेरी जेब में है। आप गिनकर वापस कर सकते हो। जो भी सजा होगी मैं पूरी तरह कबूल करूंगा। सारी पेपरवर्क पूरी होने के बाद मुझे करंटली लॉकर रूम में डाल दिया गया था। एक उस हार्ड लकड़ी के बेड पर लेटकर बस ऊपर सीलिंग को घूरते हुए मेरे दिल में हजार तरह के थॉट्स तूफान की तरह चल रहे थे। हर तरह की फीलिंग आ रही थी। अगले दिन सुबह जब मैं वहीं बैठकर जिंदगी के बारे में डीप सोच में डूबा था, जेल का इंचार्ज पुलिस वाला मेरे पास चलकर आया। लियाम, बाहर आओ। मुझे लगा शायद इंटेरोगेशन के लिए बुला रहे हैं, इसीलिए अपना सर झुकाए हुए मैं उनके पीछे चल दिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मीटिंग रूम में यूनिफॉर्म वाले पुलिस वालों के अलावा वहाँ एक औरत भी खड़ी होगी। मीटिंग रूम की हवा में एक अजीब सा डिस्क्राइब ना किया जा सके वैसा सटल टेंशन फैला हुआ था। मैंने अपना सर अपनी छाती तक झुका लिया और बस अपनी आंखों के कोने से उसकी सॉफ्ट और नाजुक फिगर को देख पा रहा था। एमा ने आज एक लाइट ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके काले लंबे बाल आराम से उसके कंधों पर गिर रहे थे। इस वक्त वो एक पुलिस ऑफिसर के पास खड़ी थी। उसके चेहरे और आंखों में एक हल्की सी नर्वसनेस छुपी थी, पर साथ ही हल्की हल्की ऐसी फीलिंग भी दिख रही थी जिसे वर्ड्स में बताना मुश्किल था, जैसे कोई एक्साइटमेंट। लियाम, है ना? एक थोड़े एज्ड पुलिस ऑफिसर ने सबसे पहले बोलना शुरू किया।
हमारी तरफ से की गई प्रॉपर चेकिंग के बाद और साथ में मिस एमा के साथ हुई डायरेक्ट बातचीत के बाद फिलहाल कुछ बातें और डिटेल्स हैं जो तुम्हें यहाँ क्लियर करनी जरूरी है। मेरे दिल ने एक जोर का झटका खाया और मैंने अपनी सांस रोककर बस अपने आखिरी फैसले का इंतजार किया। सबसे पहले तो हमारे लोकल रूल्स और कानून के मुताबिक चोरी के क्राइम के लिए एफआईआर रजिस्टर करने की जो लिमिट है वो अमाउंट यूजुअली 2000 रुपए की लाइन पर फिक्स की गई है। पुलिस ऑफिसर बोलते बोलते थोड़ा रुका। उसकी नजर पहले मेरे ऊपर से गुजरी और फिर घूमकर एमा की तरफ चली गई। तुमने उस दिन जो कैश लिया था, मिस एमा ने यहाँ कंफर्म कर लिया है कि वो टोटल अमाउंट एग्जैक्टली 1900 रुपए था। ये नंबर सच में अभी तक क्रिमिनल केस बनने के स्टैंडर्ड लिमिट तक नहीं पहुंचा। इसके फौरन बाद ऑफिसर की आवाज साफ तौर पर थोड़ी रिलैक्स और धीमी हो गई। मिस एमा ने अपनी तरफ से इस पूरे इंसिडेंट की डिटेल्स को अच्छे से समझने के बाद खुद आगे बढ़कर हमें एक रिटन माफीनामा सबमिट कर दिया है, जिसका मतलब है वो तुम्हारी इस हरकत के खिलाफ आगे कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेंगी। ये सुनकर मैंने झटके से अपना सर ऊपर उठाया। मेरी आंखों में पूरा डिसबिलीव था और मैं एमा को देखने लगा। उसने भी ठीक उसी वक्त छुपके से अपनी नजरें मेरी तरफ की और हम दोनों की नजरें हवा के बीच में एकदम से टकरा गई। वो बिल्कुल एक डर गई छोटी हिरन की तरह लग रही थी। उसने तेजी से अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसके गोरे गोरे गालों पर उसी वक्त एक बहुत ही सस्पिशियस सी लाली आ गई थी। मैंने एमा के घर का ताला तोड़ा था और उसके 1000 से ज्यादा कैश भी चुरा लिया था। वो ना सिर्फ केस आगे बढ़ाने से मना कर रही थी बल्कि उसने अपनी तरफ से सेटलमेंट लेटर भी दे दिया था। आखिर में पुलिस ऑफिसर ने अपना गला साफ किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़ी मेहनत करके अपने चेहरे पर सीरियसनेस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी ये हरकत हालांकि लॉ के हिसाब से पूरी तरह किसी दूसरे के घर में बिना परमिशन एंट्री और चोरी का क्लियर इंटेंशन शो करती है, पर जिस स्पेसिफिक तरीके से तुमने इस एक्ट को अंजाम दिया उसमें सिचुएशन सच में बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी। सब कुछ सोचने और ओवरऑल डिटेल्स देखने के बाद ये तुम्हारा पहला क्राइम है और अपनी गलती मानने का तुम्हारा एटीट्यूड भी बहुत ऑनेस्ट रहा है, क्योंकि जो टोटल चुराया गया अमाउंट है वो एफआईआर रजिस्टर होने की रेड लाइन तक पहुंचा नहीं है और विक्टिम पार्टी की तरफ से तुम्हें पूरी तरह माफी मिल चुकी है। हमने इंटरनल डिस्कशन करके आखिरी फाइनल डिसीजन ले लिया है। तुम्हारी इस बार की हरकत के लिए हम कोई क्रिमिनल केस या इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ाएंगे। कोई एफआईआर नहीं, मैं ठीक हूँ। ये कितना बड़ा सरप्राइज मेरे सर पर गिरा आकर, जिसने मुझे पूरी तरह हिला दिया और दिमाग को चकरा दिया। पर अगले ही पल पुलिस ऑफिसर की आवाज अचानक से एक नए ट्विस्ट लेकर आई। कानून कोई मजाक नहीं है। बिना अलाउ किए किसी दूसरे के घर में घुसपैठ करना ये एक ऐसी चीज है जो नेचुरली एक क्लियर कट और फिक्स्ड लॉ तोड़ने वाली हरकत है। तुम्हारी इस बार की एक्ट के नेचर का अजीब होना देखते हुए और सोसाइटी की नॉर्मल ऑर्डर पर इसने जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, हमने आखिर में डिसाइड किया है कि तुम्हें जनरल लॉकअप में 11 दिन के लिए डिटेन करने की सजा दी जाएगी और साथ ही तुम्हें प्रॉपर लॉ की एजुकेशन दी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि तुम आगे इस पर गहराई से सोचोगे और सुधारोगे। आगे से ऐसी मिलती जुलती क्रिमिनल हरकतें बंद कर देना और अब से अपनी कमर सीधी करके इज्जत की जिंदगी जीना। 11 दिन का लॉकअप उसके मुकाबले उस पॉसिबल आने वाली लंबी जेल की सजा के आगे कुछ भी नहीं था। ये तो बिल्कुल वैसा था जैसे मेरी हैवी सजा को डायरेक्टली चेंज करके एक बहुत ही छोटी सजा बना दिया गया हो। इतनी लाइट फीलिंग थी कि मैं ऑलमोस्ट आसमान में उड़ने वाला था। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं खुद में जरूर सुधार लाऊंगा। सरकार का बहुत शुक्रिया, ऑफिसर आपका बहुत शुक्रिया। मैंने बिना रुके लगातार हाँ में सिर हिलाया। मेरी छाती पर लटका हुआ वो डर का बड़ा पत्थर आखिरकार बहुत ही शांति से सेफ होकर वापस नीचे उतर गया था। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद मैं पीछे पीछे ऑफिसर के साथ दरवाजे के बाहर चलने लगा। लॉकअप में रिपोर्ट करने के लिए रेडी होते हुए एमा के पास से गुजरते वक्त उस एक पल में मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरे कदम रुक गए। मेरे दिल में 1000 तरह की फीलिंग्स थी जब मैंने उसे एक नजर देखा। वो मिस एमा, आपका शुक्रिया। मैंने हिचकिचाते हुए अपने मुंह से ये बात निकाली। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस विक्टिम का सामना किस एक्सप्रेशन के साथ करूं। घर में घुसकर चोरी की और एंड में रिजल्ट ये निकला कि केस तक दर्ज नहीं हुआ और ऊपर से मुझे एक्स्ट्रा 15 दिन का फ्री खाना और रहने वाला लॉ सिखाने का पैकेज मिल गया। मेरे साथ जो हुआ भी अपने आप में एक बिल्कुल अलग और अजीब ही किस्सा बन गया था। एमा ने अपना चेहरा ऊपर किया। उसके गालों की वो लाली अभी तक पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। उसने जल्दी से आवाज को दबाकर धीरे से कहा, असल में मुझे तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहिए उस सब के लिए जो तुमने मेरे घर इतना साफ कर दिया। वो पहले कभी इतना साफ नहीं था। उसकी आवाज लगातार और धीमी होती चली गई, एकदम मच्छर के भिनभिनाने जैसी। पास खड़े ऑफिसर ने राइट टाइम पर जानबूझकर एक फेक खांसी की
तो मैं फौरन आगे की तरफ बढ़ गया। चमड़ी साड़ा। पर मेरे दिल में तो जैसे कोई मसालों की दुकान पलट गई थी। हर तरह का खट्टा मीठा कड़वा और तीखा स्वाद आपस में मिक्स हो गया था। इस औरत का दिमाग आखिर काम कैसे करता है? 15 दिन लॉकअप में बिताने वाला वो वक्त पलक झपकते ही बीत गया, एक प्रॉपर चैप्टर की तरह। हर रोज कानून पढ़ने और सीखने के अलावा बाकी बचा हुआ सारा टाइम मैंने बस जिंदगी के बारे में डीप सोचने में लगाया। मैं पूरी तरह इस बात को डीपली समझ चुका था कि ये गलत काम और 2 नंबर के रास्ते अब बिल्कुल भी टच नहीं करने हैं। इस बार तो किस्मत बहुत मेहरबान थी। अगली बार कैसा हाल होगा ये कोई भी फॉर्मली बता नहीं सकता, चाहे अपनी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी उस बीमार माँ के लिए ही सही। मुझे कोई एक बहुत ठीक और इज्जत वाला काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। मैंने लॉकअप की उस बड़ी सी गेट के बाहर कदम रखा। बाहर की धूप इतनी तेज और ब्राइट थी कि आंखों में चुभ रही थी। मैंने एक लंबी आजादी की सांस अंदर खींची और मैं अपनी जिंदगी का एक नया पन्ना शुरू करने की तैयारी कर रहा था। किसने सोचा था कि बस कॉर्नर वाले टर्न तक पहुंचा ही था कि एकदम व्हाइट कलर की नई पॉर्श कार चुपचाप एकदम स्मूथ ग्लाइड करती हुई आकर मेरे पास रुकी। कार का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ और वहां से एमा बाहर दिखी। उसका मेकअप बहुत नीट था और उसके चेहरे पर एक प्यारी और फ्रेश पिंक लाली छाई हुई थी। लियाम, तुम बाहर आ गए। मेरी पूरी बॉडी जैसे वहीं की वहीं जम गई। मेरे दिल का डेंजर अलार्म जोर जोर से बजने लगा। ये लड़की आखिर चाहती क्या है? मिस एमा, क्या कोई काम था आपको मुझसे? हमारा केस तो अब ऑफिशियल तौर पर एंड हो चुका है ना, तो अब यहाँ मेरे पास क्या करने आए हैं आप? एमा ने नर्वसली अपने नीचे वाले होठ पर दांत काटा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने का डिसाइड किया हो। वो तुम्हारे बाहर आने और आजादी मिलने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ खाना खाएं। इसको मेरी तरफ से एक थैंक यू समझ लो, पिछली बार मेरे घर डीप क्लीन करने की उसकी मेहनत के लिए। ये बात सुनकर मेरी आंखें किसी गुब्बारे की तरह बड़ी और गोल हो गई। मुझे एक सेकंड लगा कि शायद मेरे कानों ने कुछ गलत सुन लिया है। जिसके साथ गलत हुआ वही विक्टिम उसको पार्टी देना चाह रही थी जिसने उसके घर में एंट्री ली थी, और रीजन था कि जिसने गलत किया उसने एक्चुअली सफाई करके उस जगह को ठीक किया जहां इल्लीगली घुसा गया था। मिस एमा, ये शायद ठीक नहीं होगा क्योंकि मैं तो वही इंसान हूँ जिसने... अरे छोड़ो, जो उस वक्त पीछे हुआ उसको वहीं पर दफन हो जाने दो। सेटलमेंट वाला साइन तो वैसे भी मैं ऑफिशियल करके दे चुकी हूँ। तुम डायरेक्टली बोलो कि मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट की इज्जत रखोगे या नहीं। उसकी टोन और आवाज में एक अजीब सा मिक्स नखरा झलक रहा था और एक प्यारा सा जिद्दीपन था, पर उसकी उन आंखों में एक काश किस्म की एक्सपेक्टेशन दिख रही थी। और उससे भी ज्यादा उसकी आंखों की चमक ऐसी थी जिसे देखने के बाद डायरेक्टली मना करने की हिम्मत जुटाना नामुमकिन था। मैंने उसे उस भोली सी शक्ल और एक्सप्रेशन में देखा और ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिमाग और होश हाईजैक कर लिया हो और मैं कंप्लीटली विदाउट लॉजिक अपना सर झुकाकर मान गया। तो फिर ठीक है, चलें। मैं पूरी बॉडी में ऑकवर्ड फील करते हुए सीट का डोर पीछे खींचा और कार के आगे पैसेंजर सीट पर बैठ गया। गाड़ी के अंदर उसी तरह की ठीक सेम फीलिंग वाली हवा थी जैसी बाद में उसके लिविंग रूम में बन गई थी। एकदम फ्रेश वाली नींबू की खुशबू जो कि अब मिक्स हो चुकी थी उसके अपने कपड़ों से आती हुई स्वीट और बढ़िया परफ्यूम की फीलिंग के साथ। सीट बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी और आसपास का आराम बिल्कुल किसी क्वाइट रूम जैसा ठीक ठीक बैठा कर मुझे उल्टा और बेचैन फील करवा रहा था। मेरे जैसा चोर जो अभी अभी लॉकअप की उस कैद से निकल कर आया है, वो ऐसी लग्जरी गाड़ी और इस खूबसूरत लड़की के सीन में बैठा हुआ था। सचमुच लग ही नहीं रहा था कि मैं इस जगह सूट करता हूँ। एमा शायद थोड़ी टेंस लग रही थी, अपने दोनों हाथों से कसकर स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ था और पूरे ध्यान से गाड़ी चला रही थी। बस बीच में अपनी आंखों के कोनों से बहुत तेजी से मेरी तरफ एक झलक देख लेती थी। आखिर में गाड़ी आकर रुकी एक रेस्टोरेंट के आगे जिसका माहौल बहुत ही हाई क्लास और प्राइवेट लग रहा था। उस जगह के आसपास बहुत शांति थी और अंदर का प्राइवेट रूम तो और भी ज्यादा शानदार डिजाइन किया गया था। इन सब का मेरे रोजाना आने जाने वाले उन आम सस्ते ढाबों और शोर शराबे वाली जगहों से बिल्कुल दो अलग अलग दुनिया जैसा फर्क था। मेन्यू पलटकर देखने में उसने वक्त नहीं लगाया। उसकी नजरें प्राइस टैग वाले कॉलम पर एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। उसने आराम से एक फ्लो में लगातार कुछ खाने के डिशेस के नाम ऑर्डर कर दिए। कुछ ऐसी चीजें जो तुम नहीं खाते? मैंने छोटा सा जवाब दिया, नहीं शुक्रिया। अभी के इस माहौल में मेरा दिमाग कहाँ इन महंगे खानों को समझने पर लगता। मेरा पूरा दिमाग बस इसी राउंड पर घूम रहा था कि ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन चल रही है। जैसे जैसे खाना लगातार टेबल पर पूरा सेट लग गया,
उस प्राइवेट रूम में आखिर सिर्फ हम दोनों ही अकेले रह गए थे। उस कमरे की हवा में वो अजीब सी टेंशन अब और भी ज्यादा फील होने लगी थी। पूरी टेबल भरी हुई थी और खाने को सजाने का तरीका कमाल था। रंग और महक दोनों टॉप क्लास थे, पर जब वही खाना मेरे मुंह में गया तो उसमें जैसे मुझे कोई स्वाद ही नहीं मिल रहा था। मिस एमा, आप आखिर मेरी मदद क्यों कर रहे हैं और ऊपर से मुझे ये महंगा खाना क्यों खिला रहे हैं? आखिर में मैं तो वो दो शब्द मेरे होठों तक आए जरूर थे, पर एंड में मैं फिर भी उन्हें बोल नहीं पाया। पर उसके दिल में आईने जैसी क्लैरिटी थी, सब क्लियर था। एमा के चेहरे और गालों पर दोनों साइड हल्की हल्की लाली और शर्म आ गई थी। उसने अपनी चॉपस्टिक से एक आध बार चावल को हल्के से हिलाया, ध्यान हटाने के लिए अपने बाउल के अंदर, और उसकी आवाज पहले से काफी धीमी थी। सच कहूँ तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैं वाकई बहुत ज्यादा डर भी गई थी, पर बाद में जब मैंने कैमरा रिकॉर्डिंग देखी तो उसके बाद मुझे लगा कि तुम सच में बहुत अजीब इंसान हो, पर ऐसे नहीं लगते कि कुछ बुरे आदमी हो। वो बात करते करते थोड़ा रुकी और अपना चेहरा ऊपर उठाकर मुझे देखा। उसकी वो दोनों आंखें क्लियर और बहुत ब्राइट चमक रही थी मेरी तरफ देखते हुए। तुम बताओ, तुमने कभी ऐसा चोर देखा है जो एग्री करेगा अपना टाइम स्पेंड करके पूरा एक दिन का वक्त और अपनी एफर्ट डालकर विक्टिम के घर की डीप क्लीनिंग करने में, और आखिर में और ज्ञान देने के लिए एक नोट की चिट्ठी भी छोड़ जाए वहाँ ठीक रहने के लिए? क्या तुम्हें इस बात का आइडिया है कि जब तुम वहाँ पोछा लगा रहे थे उस वक्त उन जिद्दी स्पॉट्स को घूरते हुए, जब तुमने अपने दांत और होठों को टाइट करके फेस बनाया और जब तुम मेरे उन अंडरवेयर और अंडरगारमेंट्स को अलग अलग करके फोल्ड कर रहे थे ध्यान से, उस समय तुम्हारे चेहरे पर जो अजीब सी डिस्गस्ट वाली और साथ ही बहुत ज्यादा फोकस्ड और सीरियस होने का लुक था, वो कितना फनी लग रहा था मुझे। ये सुनकर तो मेरे चेहरे और स्किन पर जैसे आग की लपटें लग गई हो जैसा गर्म फील होने लगा। मेरी गर्दन की रूट से शुरू होकर मेरी पूरी फोरहेड तक रेडनेस पूरी तरह फैल गई। जैसा मुझे लगा उसने वैसी ही सच में वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर अंदर तक सर्च किया था, टॉप से बॉटम तक, यहाँ तक कि उन छोटे डिटेल्स का भी पता था जो मैं याद करूँ तो सच में किसी मजाक उड़ाने से भी बुरी थी। वो मेरा ओसीडी वाला डिसऑर्डर था जो शुरू हो गया था। मैं अपने माइंड में और भी एक्सप्लेनेशन सोचने लगा, पर एमा अचानक से स्माइल करती हुई अपने मुंह पर एक ब्राइट हंसी लेकर आई। मुझे ये अच्छे से मालूम है, इसीलिए तो तुम्हें बहुत अलग और स्पेशल मानती हूँ, है ना? उसने अपना ध्यान मेरी ओर करके मेरे बाउल में चॉपस्टिक से एक पीस और सब्जी रखी और उसका बोलने का ढंग और आवाज पहले से नॉर्मल हो गई। अगर हम इस सिचुएशन पर डीप व्यू से बोलें तो मुझे एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहिए। जब उस दिन मैं वापस अपने घर लौटकर अंदर आई और दरवाजा खोला तो वो अनबिलीवेबल क्लीन ऑरा थी वहाँ, जिसके बाद से मुझे फील हुआ कि आने वाले कई दिन अब इसी की ब्राइटनेस के हिसाब से ठीक कंटिन्यू हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू डिटेल्स निकाली, जिससे मुझे पता चला कि तुम्हारी बीमार माँ अभी हॉस्पिटल में एडमिटेड है और तुम्हें सच में पैसों की सख्त जरूरत है। इसीलिए मैंने ये फैसला किया। ये सुनकर डर और टेंशन के मारे मेरा दिल बैठ गया। मैं पूरी तरह से अलर्ट होकर उसे देखने लगा। इस औरत ने सच में पीछे से मेरी पूरी डिटेल्स निकलवा ली थी। तभी उसने सामने से कहा, तुम्हें इसका इतना लोड लेने या अजीब फील करने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई गलत मोटिव नहीं था, मैं बस एक मददगार के तौर पर आगे आकर मदद करना चाहती थी। हॉस्पिटल में जो तुम्हारी माँ के बिल्स थे मैंने पहले ही वहाँ डायरेक्टली पे कर दिया है ताकि तुम इस मुश्किल वक्त में और परेशान ना हो। क्या बकवास है, उसने मेरी तरफ से हॉस्पिटल के एडमिशन फीस और बिल्स कैसे पूरे पे कर दिए? उसकी ये बात मेरे लिए किसी अनजान बॉम्ब के फटने जैसी थी, जिसके असर से कुछ पलों के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया और मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऐसे अचानक इतनी बड़ी रकम का एहसान मैं कैसे ले सकता हूँ? हमारा कोई क्लोज कनेक्शन या रिश्ता तो है नहीं, और ऊपर से मैंने आपके घर में तो जो किया बिना कुछ सोचे समझे। मैं जल्दी जल्दी बोलता जा रहा था, तभी एमा ने मेरी बात काट दी। वो आगे की तरफ झुकी और मेरे बिल्कुल करीब आ गई। उसके इतने पास आने से उसके महंगे परफ्यूम की महक और उसकी सांसों की हल्की गर्माहट मेरे चेहरे पर महसूस होने लगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा रोमांटिक और टीजिंग सा अंदाज था। मैंने पहले ही बोला था कि उधार दे रही हूँ, कोई मुफ्त में थोड़ी ना दे रही हूँ। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो आराम से धीरे धीरे वापस कर देना। मैं कैसे लौटाऊंगा? मैंने बिना सोचे बस बोलने ही वाला था कि मेरे पास तो एक ढंग की नौकरी तक नहीं है, पर जैसे ही सर उठाया मेरी नजर टकराई उसके बिल्कुल करीब वाली उन आंखों से। उन आंखों में पानी की तरह चमकती रोशनी थी जिसमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था मेरा इस वक्त का डर और बेचैनी वाला चेहरा। ये तो बहुत आसान है, तुम उधार चुकाने के लिए आगे मेरे घर की साफ सफाई कर सकते हो ना? तुम्हारी सफाई की स्किल
स्किल्स तो मैंने बार बार वीडियो में देखी हैं। मैं उससे बहुत खुश हूँ। एक बार सफाई करने का 1000 रुपए कैसा रहेगा? एक बार का 1000? ये रेट तो मार्केट से कहीं ज्यादा था। और ऊपर से जब उसके होठों से मेरे घर की साफ सफाई ये शब्द निकला तो इस फिजिकल क्लोजनेस और उसकी आंखों की नजाकत के साथ इसका पूरा मतलब ही बदल गया। ये कहां से किसी नॉर्मल काम जैसा लग रहा था। मेरे सीने में दिल पागलों की तरह धड़कने लगा और मेरा गला सूख गया, जिससे मैंने एक बार थूक निकला। कमरे के अंदर का टेम्परेचर जैसे अचानक कुछ डिग्री बढ़ गया था और हवा में एक अजीब सी करंट दौड़ रही थी। तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? उसने अपनी पीठ वापस चेयर से पीछे लगाई और वाइन का गिलास उठाकर धीरे से हिलाया और घुमाया, जो लिटरल मीनिंग है वही मतलब है। पर उसकी वो नजर अभी भी कसकर मेरे ही ऊपर लॉक थी। उस अजीब फीलिंग वाली थैंक यू पार्टी के बाद मेरे और एमा के बीच जैसे जुड़ गई थी एक बहुत अजीब सी लाइन। हर 3-4 दिन के बीच उसका मैसेज बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आ जाता था। मैसेज का कंटेंट हमेशा सेम होता था, पर उसका टोन पूरी तरह हक जताने वाला होता था। लियाम, घर फिर से गंदा हो गया है, जल्दी आकर साफ करो। और मैसेज के आखिर में हमेशा पक्का एक पेमेंट ट्रांसफर जुड़ी होती थी, पूरे 1000 रुपए। मैं हर बार अपने दिल में खुद को समझाता और याद दिलाता कि ये मैं उधार चुका रहा हूँ, ये एक फॉर्मल काम है। पर हर बार जब मैं चाबी घुमाकर 1704 का वो दरवाजा खोलता तो सामने देखता कि भले ही पिछली बार जैसी इतनी बुरी हालत नहीं थी, पर फिर भी पूरी तरह से बिखरे हुए उस कमरे को देखता तो सीने के अंदर हमेशा एक ऐसी अजीब सी फीलिंग आती जिसे ठीक से वर्ड्स में नहीं बता सकता। मैं यहाँ आखिर किस पोजीशन पर हूँ? क्या ये पर्सनल क्लीनर या फिर उसकी कोई अजीब सी एक मजाकिया हॉबी का खिलौना? सफाई करते वक्त एमा कभी तो घर पर रुकी होती और कभी नहीं होती थी। जब भी वो घर पर होती तो वो सोफा एकदम कॉर्नर में घुसकर बैठती, पैरों पर लैपटॉप रखकर ऑफिस का काम करती या फिर वेब सीरीज देखती रहती। थोड़ी देर के बाद उसकी नजर लैपटॉप की स्क्रीन से हट जाती और मेरी मूवमेंट्स के पीछे पीछे घूमने लगती। उसका देखना किसी बॉस के चेक करने जैसा नहीं होता था, बल्कि वो ज्यादा इस तरह था जैसे वो किसी चीज को मजे लेकर एंजॉय कर रही हो, जिसे देखकर मेरे पूरे बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते थे और मेरे पोछा लगाने की स्पीड भी कई लेवल्स नीचे गिर जाती। एक बार मैं किचन के गैस स्टोव पर लगे हुए पुराने और जिद्दी तेल के दाग से लड़ रहा था। वो अपने सॉफ्ट स्लीपर घसीटते हुए चलकर मेरे पास आई। लियाम, क्या तुम सिर्फ सफाई करना ही जानते हो? मुझे भूख लगी है और बाहर से मंगवा कर खाना खा खा कर मैं पक चुकी हूँ। मैंने अपनी पलकें तक नहीं उठाई और थोड़े गुस्से में रिप्लाई किया, अगर बाहर के खाने से पक गई हो तो खुद खाना बनाना सीख लो। मुझे बनाना नहीं आता ना। उसकी आवाज में एक हल्का सा नखरा वाला टोन छुपा था। देखो, तुम सफाई कितनी फुर्ती से करते हो तो खाना बनाना भी कोई इतना बुरा नहीं होगा ना। एक आधा डिश बनाकर दिखाओ। पता नहीं क्या उसके उस नखरे वाले अंदाज ने मुझे टॉन्ट किया या फिर मेरे खुद के अंदर कुछ साबित करने की अजीब सी फीलिंग थी। मैं एकदम किसी मैजिक के कंट्रोल जैसा अपना हाथ का कपड़ा वही छोड़कर हाथ धोकर साफ किए और मैंने उसकी फ्रिज का दरवाजा खोल दिया। अंदर इंग्रेडिएंट्स काफी भरे हुए थे, लगता था जैसे हाल में ही खरीदे गए हो। क्या खाओगी? मैंने एप्रन पहना और मेरी आवाज काफी सख्त थी। कुछ भी जो तुम बनाओगे मैं वही खा लूंगी। उस दिन मैंने उसकी फ्रिज में रखे हुए सामान का इस्तेमाल करके तैयार की टेबल पर 3 सिंपल डिशेस और एक सूप, ब्रेस्ड पॉर्क रिब्स, स्टीम्ड सी बेस, गार्लिक ब्रोकली और साथ में एक बाउल टमाटो एग सूप। सभी बहुत ही नॉर्मल घर की डिशेस थी, पर आग और मसालों का बैलेंस मैंने बिल्कुल परफेक्ट रखा था। खाना टेबल पर आते ही एमा ने जैसे ही रिब्स की पहली बाइट ली, उसकी आंखें खुशी से मुड़कर सरसेंट जैसी हो गई। लियाम, ये बहुत लजीज है। उसने बहुत ही तेजी और भूखों की तरह खाया, पूरी तरह अपने मैनर्स को भूलकर। एक तरफ जल्दी जल्दी मुंह में खाना डालती रही और दूसरी तरफ आधे भरे मुंह से मेरी तारीफ करती रही। ये तो किसी 5 स्टार होटल के शेफ से भी ज्यादा बेटर बनाया है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। उसको इस तरह इतने मजे से खाते हुए देखकर मेरे दिल की बेचैनी और नापसंद वाली फीलिंग अचानक पता नहीं क्यों कम हो गई और उसकी जगह अंदर ही अंदर एक बहुत ही अलग और अजीब सा सेटिस्फेक्शन फील हुआ। उस एक मील के बाद एमा ने मुझे साफ सफाई के लिए और भी ज्यादा बुलाना शुरू कर दिया और अब फोकस साफ सफाई से हटकर खाना बनवाने पर शिफ्ट हो गया था। जब तक कि एक दिन मैंने बस उसके बताए हुए एरिया को अच्छे से साफ ही किया था और किचन की तरफ ही जा रहा था, तभी उसने मुझे लिविंग रूम में बुलाया। लियाम, तुमसे एक बात डिस्कस करनी थी। उसकी आवाज में एक हंसी छुपी हुई थी। तुम देखो, साफ सफाई करने में तो एक्सपर्ट हो और तुम्हारा बनाया खाना तो बिल्कुल मेरे टेस्ट और पसंद पर बिल्कुल सूट करता है। और मेरी तरफ देखो, तो मुझे एग्जैक्टली जरूरत है एक ऐसे भरोसेमंद इंसान की जो मेरी डेली लाइफ हैंडल कर सके। तो तुम ये पार्ट टाइम काम करना छोड़ दो
और सीधा मेरे फुल टाइम लिव इन नैनी बन जाओ। कैसा रहेगा? फुल टाइम लिव इन, हाँ, हर महीने 10,000 सैलरी और खाना रहना सब फ्री। तुम्हारी माँ का मेडिकल बिल्स वो सब मैं पूरी तरह कवर करूंगी जब तक कि वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। कैसा है? ऐसी बढ़िया कंडीशन को मना करने का तुम्हारे पास कोई रीजन ही नहीं है ना? महीने का 10,000 रुपए और माँ के मेडिकल बिल्स की पूरी गारंटी। ये कंडीशन सिर्फ अच्छी नहीं थी बल्कि ये साफ तौर पर आसमान से गिरा हुआ सीधा एक बड़ा सा जैकपॉट था, जो कि ठीक वहीं पर आकर गिरा जहां मुझे पैसों की सबसे सख्त जरूरत थी। मेरे पास मना करने तक की कोई गुंजाइश नहीं थी और ऑनेस्टली मैं मना करना भी नहीं चाहता था। और बस इसी तरह मैंने अपने थोड़े से सामान को पैक किया और ऑफिशियली शिफ्ट हो गया एमा के आलीशान घर के गेस्ट रूम में। मेरा स्टेटस एक टेम्पररी क्लीनर से डायरेक्टली अपग्रेड होकर लिव इन नैनी बन गया था। मेरा डेली काम वैसा ही था जैसा उसने बताया था, साफ सफाई करना, खाना बनाना और कभी कभी उसके छोटे मोटे कामों के चक्कर लगाना। वो पेमेंट देने में इतनी ज्यादा ओपन और जनरस थी कि हैरानी होती थी। यहाँ तक कि उसने एडवांस में मुझे मेरे पहले महीने की सैलरी दे दी थी ताकि मैं जल्दी से उसको अपने घर भेज सकूं। पर जब से मैंने एमा के घर के अंदर ऑफिशियली रहना शुरू किया, उस पल से मेरी शुरुआती वो जैकपॉट मिलने वाली फीलिंग और खुशी बहुत ही जल्दी चेंज होकर एक ऐसी सफरिंग और टॉर्चर में बदल गई जो हर दिन मुश्किल हो रही थी। और इस बेचैनी और टॉर्चर का रीजन खुद एमा थी। वो अब ऐसी हो गई थी जैसे उसने पूरी तरह से अपनी केयरलेस नेचर को आजाद छोड़ दिया हो, या फिर ये कह लो कि उसने मेरे सामने अपने हर पर्दे और शर्म को हटा दी थी। घर पर रहने के दौरान उसका ड्रेसिंग स्टाइल और भी ज्यादा बोल्ड होने लगा था। वो सिल्क वाली पतली स्ट्रैपी नाइट गाउन्स लगभग उसके डेली वेयर का एक स्टैंडर्ड स्टाइल बन चुकी थी। उनका फैब्रिक इतना पतला था जैसे किसी कीड़े के पंख, और वो टाइट होकर उसकी उस बहुत ही अट्रैक्टिव फिट कर्व्स वाली बॉडी पर चिपकी रहती थी। पहले तो मुझे ठीक से ध्यान देने का मौका भी नहीं मिला था, पर अब जब हम परमानेंटली एक ही छत के नीचे रह रहे थे तब जाकर मुझे सच में हैरानी हुई देखकर कि उसका फिगर इतना ज्यादा परफेक्ट और फिट था कि उसको सच में टू मच कहा जा सकता था। वो बिल्कुल किसी आजाद उगती हुई जंगल गुलाब की तरह थी, बहुत ब्राइट और अट्रैक्टिव दिखती थी। उसकी पूरी बॉडी से एक माइंड डिस्ट्रैक्ट करने वाली महक निकलती थी। और दूसरी तरफ मैं, जो बस ऑफिशियली एक नाम का नैनी था, हर नए आते हुए दिन के साथ लगातार इस तरह के हैवी विजुअल नज़ारों के सामने बहुत ही मुश्किल से अपने अंदर बचे कुचे होश और सेल्फ कंट्रोल को संभाल रहा था। मैं लगातार खुद को वार्निंग देता और याद दिलाता था कि इसीलिए मैं अपना पूरा ध्यान लगाकर बस एक शरीफ और काम से काम रखने वाले ओबीडियंट सर्वेंट बनने की कोशिश करता था। जब कभी वो ऐसी पतली रिवीलिंग ड्रेस पहनकर मेरी आंखों के सामने से होकर जाती थी तो मैं तुरंत अपना सर नीचे झुका लेता था और टेबल साफ करने में फुल कंसंट्रेशन दिखाता था। जब वो किसी चीज को उठाने के लिए आगे की तरफ झुकती और ऐसी मोशन में उसका अट्रैक्टिव ब्रेस्ट लाइन और क्लियर बॉडी शेप नजर आता तो मैं फौरन स्पीड से वहां से पीठ घुमा लेता और सीधा गैस स्टोव की आग को रैंडमली चेक करना स्टार्ट कर देता था। पर मुसीबत तो ये थी कि एमा ने जैसे पूरी तरह तय कर लिया था कि वो मेरे फोकस और लिमिट्स को तोड़ कर रहेगी। वो मेरे सेल्फ कंट्रोल और इम्तिहान लेने के मजे लेने लगी थी और लगातार मेरे सब्र की सीमा को छेड़ रही थी। मेरा वक्त बस इस अमीर घर के अंदर एक लिव इन नैनी के तौर पर बेचैनी में गुजर रहा था। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि एक शरीफ और पोलाइट नैनी का रोल सही से निभा सकूं। एक बार जब हम थिएटर में एक हॉरर मूवी देखने के लिए गए जिसके लिए उसने ही कहा था, तब टीवी की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मूवी बहुत ही डरावनी थी और उसमें लगातार जंप स्केयर्स आ रहे थे। जैसे ही स्क्रीन पर एक भयानक सीन आया और जोर से डरावनी आवाज आई, एमा डर के मारे कांप उठी। उसने एक गहरी सांस ली और बिना मुझे नोटिस किए सरक कर बिल्कुल मेरे पास आकर बैठ गई। उसकी बाहें मेरे हाथ से टकरा रही थी और मैं उसकी कपकपी महसूस कर सकता था। हे, क्या तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, उसने दिखावे के लिए कहा, पर उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। बस एसी की वजह से थोड़ी ठंड लग रही है। एसी सच में तेज था, पर मुझे पता था कि वो मूवी से डर रही थी। अगले ही पल मूवी में एक और बहुत ही खूनी और डरावना सीन आया। एमा के मुंह से डर के मारे एक हल्की चीख निकल गई। उसने अपना चेहरा छुपाया और सीधा आकर मेरी बाहों में घुस गई। वो पूरी तरह से अपनी शर्म छोड़कर बहुत ही सॉफ्ट और वार्म तरीके से मुझसे लिपट गई थी। उसके परफ्यूम की वो महक
और पॉपकॉर्न की गर्माहट सीधा मेरी सांसों में घुलने लगी। मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा किसी मूर्ति की तरह जम गया था। मेरे हाथ हवा में ही रुक गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ रोकूं। मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। मेरी छाती पर सिर्फ उसकी धड़कन और उसके नरम जिस्म का एहसास था, जो कि मेरे लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। उसने अपना चेहरा मेरी छाती पर दबा लिया था। मूवी का सेकंड हाफ शुरू हो चुका था, पर उसने मुझसे दूर होने की कोई कोशिश नहीं की। वो आखिर तक मेरी बाहों में वैसे ही डर कर बैठी रही। मैं किसी सॉफ्ट तकिए की तरह बस एक जगह सुन बैठा था। मैंने गलती से भी हिलने की कोशिश नहीं की। बहुत ध्यान से मैंने अपने हाथों को हल्के से उसकी पीठ पर रख दिया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि मैं बस अपनी हद पार ना करूं और गलती से भी किसी गलत जगह टच ना कर बैठूं। टीवी स्क्रीन पर मूवी चल रही थी, पर मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी बाहों में सिमटी इस खूबसूरत लड़की पर था। उसके लंबे मुलायम बाल मेरी चिन पर लग रहे थे, जिससे एक अजीब सी गुदगुदी और बेचैनी महसूस हो रही थी। उसकी गर्म सांसें मेरे कपड़ों के आर पार मेरी स्किन पर फील हो रही थी, जो मुझे अंदर तक जला रही थी। उसकी नरम और फिट बॉडी का एक एक हिस्सा मुझसे इतनी करीब से जुड़ा था कि उसकी हर मूवमेंट मेरे होश उड़ा रही थी। ये सच में दुनिया की सबसे मीठी पर टॉर्चर करने वाली सजा थी, जिसमें मैं बुरी तरह फंस चुका था। जैसे ही मूवी खत्म हुई और अचानक कमरे की लाइट्स ऑन हुई, चमकती रोशनी ने हमें होश में ला दिया। एमा अचानक झटके से मुझसे अलग हुई और पीछे हट गई। शर्म के मारे उसके गाल पूरी तरह से लाल हो चुके थे। उस एम्बैरेसमेंट और बेचैनी में बिना एक सेकंड रुकावट के वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और वहां से घबरा कर भाग निकली, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। उसके भागते ही कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वो पूरे ध्यान से स्टीयरिंग व्हील चला रही थी और मैं खिड़की से बाहर तेजी से पीछे छूटी रात को देख रहा था। पर अभी कुछ देर पहले बाहों में जो नरम एहसास और मेरे जोर से धड़कते दिल की आवाज थी, वो दिमाग से नहीं निकल रही थी। मुझे लगा था कि ये बात यहीं खत्म हो गई, पर आधी रात को जब मैं गहरी नींद में सो रहा था, बेडरूम का दरवाजा किसी ने धीरे से खटखटाया। लियाम, लियाम, तुम सो गए क्या? बाहर से एमा की आवाज आई, जिसमें थोड़ा डर था। मैं मुश्किल से बिस्तर से उठा, दरवाजा खोला तो देखा कि वो लगभग ट्रांसपेरेंट सिल्क नाइट गाउन पहने हुए थी और बाहर बस एक पतली सी जैकेट डाली हुई थी। बाहों में एक तकिया पकड़े नंगे पैर दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें थोड़ी लाल थी, बिल्कुल एक डरे हुए खरगोश की तरह। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। उस मूवी के सीन्स बार बार मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही। क्या मैं तुम्हारे यहाँ जमीन पर सो सकती हूँ? उसकी इस बेचारी सी हालत को देखकर और एक नजर उसके इन कपड़ों पर डाली जो ना के बराबर थे, मेरा सर घूमने लगा। उसे अपने कमरे पर जमीन पर सुलाना, ये कैसा लगेगा? एक अकेला लड़का और एक लड़की, आग और सूखी लकड़ी। पर वो मेरी बॉस है जो मुझे सैलरी देती है, जिसने मेरी माँ के मेडिकल बिल्स भरे हैं। अभी वो इतनी डरी हुई है। उसने बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही तो की है। मैंने एक गहरी सांस ली। तुम बेड पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाता हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा और कपबोर्ड से एक्स्ट्रा बिस्तर निकालने लगा। तुम बॉस हो, ऐसा थोड़ी होता है कि बॉस जमीन पर सोए। वो चुपचाप मुझे देखती रही, जल्दी से जमीन पर बिस्तर लगा लिया। तो थैंक यू, उसने धीमी आवाज में कहा और दबे पांव मेरे बेड पर चढ़ गई। मैंने मेन लाइट बंद की, बस बेड के पास वाली हल्की लाइट ऑन रखी और जल्दी से अपने बिस्तर पर लेट गया, बेड की तरफ पीठ करके, और अपनी आंखें कस के बंद कर ली। गुड नाइट लियाम, उसकी आवाज बेड की तरफ से आई, जिसके आखिर में एक हल्की सी सांस की आवाज थी। गुड नाइट। कमरे में फिर से शांति छा गई। बस दो लोगों की हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। मैं यहाँ तक कि उसकी बेड पर करवटें बदलने की आवाज भी सुन सकता था। कपड़ों के रगड़ने की आवाज इस शांत रात में कई गुना ज्यादा सुनाई दे रही थी। पता नहीं कितनी देर बीत गई। मेरी थके हुए शरीर और दिमाग की टेंशन के बीच मैं आखिरकार गहरी नींद में सो गया। सपने में मुझे लगा जैसे मैं अपने बचपन में वापस चला गया हूँ, अपने घर की उस पुरानी बिल्ली को गले लगाए हुए। वो पूरी तरह से रुएदार और गर्म थी और उसमें से धूप जैसी महक आ रही थी। उसने मेरी बाहों में एक आरामदायक जगह ढूंढ ली थी और उसके गले से सुकून भरी पुरपुर की आवाज आ रही थी। पुरपुर तो नहीं, शायद, मतलब तुम समझ रहे हो ना बिल्ली कैसी आवाज करती है, वैसी आवाज। मैंने बिना सोचे अपनी बाहों को टाइट कर लिया और उस नरम और गर्म एहसास को अपने और करीब लिया। मेरा चेहरा उसके नरम माथे से रगड़ रहा था। एक ऐसी शांति और सुकून भरी फीलिंग ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। ये सपना सच में कितना अच्छा था। उस रात एक ही कमरे में सोने के बाद से मेरे और एमा के बीच की वो बाउंड्री थोड़ी धुंधली और अजीब सी हो गई थी, जैसे उसको कोई नई जगह मिल गई हो। वीकेंड्स पर मुझे
मुझे बाहर खींच कर ले जाने की फ्रीक्वेंसी अचानक बढ़ गई थी। कहती थी कि लाइफ एक्सपीरियंसेस करने चाहिए और हमेशा घर में नहीं बैठे रहना चाहिए, पर हर एक ट्रिप के पीछे एक ऐसी फीलिंग छुपी होती थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। एक रोमांटिक सी फीलिंग। आर्ट एग्जीबिशन में घूमते वक्त वो एक टाइट फिटिंग ड्रेस पहनती और जब मैं झुककर आर्टवर्क के डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा होता तो वो जानबूझकर मेरे पास झुककर नए खुले लग्जरी स्टोर्स की बात करती। जब वो उन ड्रेसेस को ट्राई करती जिनके प्राइस टैग्स होश उड़ा देने वाले होते तो हमेशा फिटिंग रूम का पर्दा थोड़ा सा हटा देती। लियाम, क्या ये अच्छी लग रही है? इन लगातार होने वाली डेट्स और एक ही छत के नीचे रोजाना साथ रहने की वजह से मेरी उसके बारे में समझ अब बस ऊपर ऊपर तक नहीं थी। जब उसका मूड अच्छा होता तो वो अपने बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताती जिससे मुझे उसकी बैक स्टोरी धीरे धीरे समझ आने लगी। एक टिपिकल अमीर खानदान की बेटी। उसके पिता पहले एक काफी बड़ी कंपनी चलाते थे। घर में पैसा बहुत था पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके पिता को कुछ साल पहले एक लाइलाज बीमारी हो गई थी। मरने से पहले पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, कंपनी के ज्यादातर शेयर्स बेच दिए और उन माँ बेटी के लिए इतनी सारी दौलत छोड़ गए जो उनकी पूरी जिंदगी के लिए काफी थी। उसकी माँ को इस बात का बहुत गहरा सदमा लगा और आजकल वो हमेशा यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं, बहुत कम घर आती हैं और एमा खुद उन अमीर पार्टीज और हाई सोसाइटी सोशलाइजिंग से बोर हो चुकी थी। उसे ये सब बेकार लगता था, इसीलिए उसने बस टाइम पास करने के लिए एक चिल सी एडमिन जॉब ज्वाइन कर ली थी। तो तुमने पहले किसी पार्ट टाइम मेड को क्यों नहीं रखा या फिर प्रॉपरली किसी नैनी को हायर क्यों नहीं किया? आखिरकार मैंने अपने मन में छुपा वो सवाल पूछ ही लिया। उसके बैकग्राउंड को देखते हुए एक प्रोफेशनल मेड ढूंढना उसके लिए बहुत ही आसान काम था, तो फिर उसने घर को इतना गंदा क्यों रखा था और फिर मुझ जैसे अनाड़ी चोर को क्यों हायर किया? ये सवाल सुनकर एमा जो वाज में उन लिलीज को सजा रही थी जो मैं अभी लाया था, हल्के से रुकी। उसने मेरी तरफ देखा और एक मुस्कान दी। उस मुस्कान में थोड़ा अपने आप और हंसना शामिल था और कुछ ऐसी फीलिंग थी जिसे समझा नहीं जा सकता था। उसकी आवाज बहुत हल्की थी और उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर आराम से घूमी, पर आखिर में उसने कोई सच्चा जवाब नहीं दिया। दिन ऐसे ही गुजरने लगे जहाँ मैं एक लिव इन मेड की तरह ऑकवर्ड फील कर रहा था और एमा के साथ दिन ब दिन बढ़ती नजदीकियों के बीच चुपचाप वक्त निकलता गया जब तक मेरा जन्मदिन नहीं आया। इस दिन को मैं खुद लगभग पूरी तरह से भूल चुका था, पर सुबह सुबह मेरी माँ का भेजा हुआ बर्थडे विश मैसेज आया। दिल में थोड़ी उदासी हो रही थी कि एमा बड़े सस्पेंस के साथ मेरे पास आई। लियाम, आज मौसम बहुत अच्छा है, घर में मत बैठे रहो, मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे? मैंने अभी तक एक लफ्ज भी नहीं बोला था कि उसने मुझे खींचते हुए घर से बाहर निकाल लिया और ये घूमना सुबह की पहली किरण से लेकर शाम के अंधेरे होने तक चला। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले से ही एक परफेक्ट आइटिनरी बना रखी थी। स्केड्यूल पूरा पैक था, पर हर जगह एक नया प्लान था। हम उस जगह गए जहां जाने का मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, पर टिकट के पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। एक टेक एग्जीबिशन, फिर टॉप फ्लोर के रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में एक बहुत ही बढ़िया लंच किया। दोपहर में तो उसने जबरदस्ती मुझे खींचा और हम बचपन के सबसे पसंदीदा वीडियो गेम स्टोर में चले गए। जब उसने बंदूक पकड़ी तो वो कितनी क्यूट और अनाड़ी लग रही थी। उसने फ्रूट मशीन खेली पर उसका रिदम बिल्कुल ऑफ था, पर जब वो हंसती थी तो किसी से भी ज्यादा बेफिक्र और खुलकर हंसती थी, बिल्कुल एक क्लास बंक करके आई हुई हाई स्कूल गर्ल की तरह। शाम ढल चुकी थी। मेरे दोनों हाथों में छोटे बड़े बैग्स भरे हुए थे जिसमें ज्यादातर उसके खरीदे हुए सामान थे। दोनों टांगे इतनी दुख रही थी कि जैसे मेरे खुद की ना हो। रात को क्या खाना चाहते हो? आज मेरी ट्रीट है, रेस्टोरेंट तुम डिसाइड करो। मेरे सामने धीरे धीरे जलने वाली शहर की इन लाइट्स को देखकर एक अजीब सी थकान और किसी चीज की चाहत दोनों एक साथ दिल में आई। ऐसा करते हैं, आज रात को घर चलकर खाते हैं, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। एमा थोड़ी हैरान हुई, फिर उसकी आंखें एक चांद की तरह झुक गई। अच्छा ठीक है, घर चलकर खाते हैं। हम सुपरमार्केट चलकर सब्जियां ले आते हैं। हम पास वाले सुपरमार्केट के अंदर गए। वो शॉपिंग कार्ट चला रही थी, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जिसे हर चीज देखकर एक्साइटमेंट हो रही हो। जो भी इंटरेस्टिंग खाने की चीज दिखती वो उसे कार्ट में डाल देती। ये तुम्हें बनाना आता है और ये मैं तुम्हारी स्पेशल डिश खाना चाहती हूँ। आखिर में हमने कई सारे भरे हुए ग्रोसरी बैग्स उठाए और 1704 वापस आ गए। किचन में मैंने एप्रन बांधा और तुरंत स्टोव के पास काम में लग गया। आज वो अजीब तरह से सोफा पे बैठी थी, बल्कि उसने एक हाई स्टूल लिया और किचन आइलैंड के पास बैठ गई, अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़े हुए चुपचाप मुझे देख रही थी। सब्जियां धोना, काटना, पैन में उछालना और मसाले डालना, मेरा पूरा ध्यान स्टोव पर ही था। उसके कानों में बस कटिंग बोर्ड पर चाकू चलने की आवाज, तेल के पैन में छन छन की आवाज और बीच बीच में मेरे इंस्ट्रक्शन
सुनाई दे रहे थे। नीचे जो प्लेट है वो देना। ओहो, मेरे लिए एक हरी प्याज ला दो। वो एक मेहनती छोटी मधुमक्खी की तरह मेरी मदद कर रही थी। कमरे में वार्म येलो लाइट्स फैली हुई थी और हर तरफ एक ऐसा सुकून और खुशी महसूस हो रही थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। जब आखिरी सूप भी तैयार हो गया तो डाइनिंग टेबल पूरी तरह से भरा हुआ था, जिसमें रंगीन, खुशबूदार और स्वादिष्ट खाना सजा हुआ था। एमा ने पता नहीं कहां से एक बॉटल निकाली जो देखने में बहुत ही महंगी रेड वाइन लग रही थी। उसने एक्सपर्ट की तरह कॉर्क खोला और वाइन को डिकैंटर में डाल लिया। उसने मुस्कुराते हुए मेरे लिए वाइन डाली और फिर अपने लिए भी गिलास भर लिया। इस पूरे टेबल को खाने से भरा हुआ देखकर और अपने सामने उस हंसते और खुश चेहरे को देखकर मेरे दिल के एक कोने में ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म पानी डाल दिया हो जो पूरी तरह से पिघल गया हो। ये घर जैसी फीलिंग मैंने बहुत लंबे अरसे से महसूस नहीं की थी, पर जैसे ही मैंने चॉपस्टिक्स उठाई उस स्पेशल बर्थडे डिनर को खाने के लिए, एमा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर हल्के से मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखों में एक शरारत और उम्मीद की चमक थी। अभी एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बाकी है, बर्थडे गिफ्ट। मैं थोड़ा हैरान हुआ। आज पहले ही वो सब काउंट नहीं होते। उसने मेरी बात काट दी और खड़ी हो गई। मुझे लिविंग रूम के सोफा पर लाकर बिठा दिया। तुम यहाँ बैठो और अपनी आंखें बंद कर लो और छुपके से मत देखना। उसकी आवाज में एक ऐसी जिद थी जिसे मना नहीं किया जा सकता था। मैंने उसकी बात मान ली और आंखें बंद कर ली। दिल ही दिल में मुझे क्यूरियोसिटी भी थी और हंसी भी आ रही थी। पता नहीं ये मैडम आज कौन सा नया गेम खेलने वाली है। मेरे कानों में उसके तेज कदमों की आवाज आई जो बेडरूम की तरफ जा रही थी और उसके बाद दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज आई। एक एक पल धीरे धीरे गुजर रहा था। लिविंग रूम में अब मैं अपने ही दिल की धड़कन सुन सकता था। वो आखिर कर क्या रही थी? जब मैं और कंट्रोल नहीं कर पाया और अपनी आंखें खोलकर देखने ही वाला था, तभी एक बहुत ही हल्की सी पायल की छन छन की आवाज उड़ती हुई आई, जिसके साथ एक बहुत ही मीठी और हल्की सी खुशबू आई जो हमेशा यूज करने वाले परफ्यूम से बिल्कुल अलग एक बहुत ही एलिगेंट खुशबू थी। फिर उसकी आवाज गूंजी जिसमें थोड़ी सी नर्वस और शर्मीली आवाज थी। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उस पल मेरी सांस वहीं रुक गई और मेरी धड़कन एक सेकंड के लिए रुक गई। लिविंग रूम की सॉफ्ट लाइट में एमा चुपचाप खड़ी थी। उसने एक बहुत ही खूबसूरत और शानदार ट्रेडिशनल हानफू ड्रेस पहनी थी जो लाइट ब्लू कलर की थी, जिसके ऊपर बहुत ही प्रीमियम सिल्क कपड़ा था और उस पर फाइन ड्रैगन की एम्ब्रॉयडरी थी। उसकी लंबी और खुली हुई स्लीव्स बादलों की तरह थी और स्कर्ट पानी की लहरों की तरह जमीन पर फैली हुई थी। उसके काले और लंबे बाल एक सुंदर स्टाइल में बंधे हुए थे। कुछ बालों की लटाएं उसके गालों पर गिरी हुई थी जो उसे और भी सुंदर और गोरा बना रही थी। उसकी आंखें और आईब्रोज एक पेंटिंग जैसी थी। वैसे तो वो आम दिनों में भी बहुत अट्रैक्टिव और प्यारी लगती थी, पर इस वक्त वो किसी पुरानी पेंटिंग से निकली हुई एक खूबसूरत परी जैसी लग रही थी जो पूरी दुनिया से अलग और बहुत ही प्योर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया की फिक्र ही ना हो और उसमें एक जादुई सी फीलिंग थी। मुझे उसे इस तरह देखते हुए पाकर उसने अपने होठों को दबाकर हल्के से मुस्कुराया और उसके गालों पर एक हल्की सी लाली छा गई। लियाम, जन्मदिन मुबारक हो। मैं तुम्हारे लिए एक डांस परफॉर्म करना चाहती हूँ। इसे ही मेरा बर्थडे गिफ्ट समझ लेना। ये बोलकर उसने मुझे रिएक्ट करने का भी मौका नहीं दिया और थोड़ा सा अपने हाथों को नीचे करके अपने पतले हाथों से एक सुंदर सा जेस्चर बनाया। तभी क्लासिकल म्यूजिक धीरे से शुरू होने लगा और उसकी बॉडी भी म्यूजिक के साथ धीरे धीरे मूव करने लगी। उसकी स्लीव्स बादलों की तरह हवा में उड़ रही थी, जैसे ब्लू धुआं या हल्की धुंध। उसकी स्कर्ट रिपल्स की तरह घूम रही थी, एक सपने या इल्यूजन जैसी लग रही थी। उसके डांस स्टेप्स बहुत प्रोफेशनल या परफेक्ट नहीं थे। कुछ टर्न्स में थोड़ा ऑकवर्डनेस भी झलक रहा था, पर उसकी पूरी लगन और कंसंट्रेशन और अपना सब कुछ लगा देना किसी भी परफेक्ट डांस स्किल से ज्यादा असरदार था। जब वो घूमती थी तो उसके बाल और कपड़े हवा में उड़ते थे, बिल्कुल किसी चांदनी रात में पूरी तरह खिले हुए नीले कमल की तरह। जब वो पीछे मुड़कर देखती तो उसकी आंखों में शर्म थी, उनमें पूरी तरह तारे चमक रहे थे और मेरा होश उड़ा हुआ रिफ्लेक्शन दिख रहा था। पास में बढ़िया खाना और वाइन रखी थी और हानफू पहने खूबसूरत लड़की सिर्फ मेरे लिए डांस कर रही थी। उस पल क्या चोर, क्या नौकर, क्या बॉस, ये सारे स्टेटस के फासले पूरी तरह से धुंधले हो चुके थे। मैं सोफे में ढस गया और अपने सामने सपने जैसे नजारे को देखते हुए मेरे दिल में एक ऐसी फीलिंग उठाई जो सच नहीं लग रही थी पर काफी स्ट्रांग थी कि मैं लियाम इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ, जैसे मुझे किसी राजा जैसी किस्मत मिल गई हो। और मेरे सामने खड़ी इस बेहद खूबसूरत रानी की नजरें शुरू से आखिर तक सिर्फ मेरे ही ऊपर टिकी थी। उसका ये डांस हल्के से झुकने और शर्माते हुए आंखें उठाने के साथ खत्म हुआ। लिविंग रूम में वापस खामोशी छा गई। बस हम दोनों की थोड़ी तेज सांसें बच गई थी और एक ऐसी फीलिंग जो बिना कुछ कहे ही पूरे कमरे में फैल चुकी थी। वो वहीं खड़ी थी, उसके गाल लाल थे और उसका सीना हल्के हल्के ऊपर नीचे हो रहा
रहा था, थोड़ी हिम्मत और थोड़ी खुशी के साथ मेरी तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, अपने सामने खड़ी इस परी जैसी लड़की को देखते हुए जो अपनी चमकती आंखों से मुझे ही देख रही थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, मेरी आवाज पूरी तरह बैठ गई थी। एमा की आंखें एकदम चमक उठी, जैसे हजारों तारे उसकी आंखों में गिर गए हों। उसके गालों की लाली और भी गहरी हो गई थी और वो धीरे से मेरे सामने आकर बैठ गई। हमारे मास्टर शेफ के हाथ का खाना टेस्ट करते हैं, ठीक है? मैंने वाइन का ग्लास उठाया और उसके ग्लास से हल्का टकराया। वो टकराने की आवाज जैसे एक खामोश इशारा थी जिसने इस अनोखी रात की शुरुआत कर दी। खाना बहुत स्वादिष्ट था, मैंने इसमें अपना पूरा दिल और ध्यान लगाया था। हर एक डिश मेरी सबसे स्पेशल और बेस्ट डिश थी। हम खाते हुए दिन भर की एग्जीबिशन और वीडियो गेम्स की बातें कर रहे थे। वहाँ का माहौल बहुत ही चिल और खुशनुमा था। वो बार बार मेरे गिलास में वाइन भर रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें लाइट और वाइन की चमक में ऐसे लग रही थी जो किसी का भी दिल चुरा ले। रेड वाइन पीने में बहुत ही रिच और फ्रूटी थी। मेरे पीने की कैपेसिटी हमेशा से अच्छी रही है। आम दिनों में 1 या 2 लीटर चाइनीज लिकर पीना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर पता नहीं कैसे आज रात बस कुछ ही रेड वाइन के गिलास पीने के बाद मुझे बहुत ज्यादा नशा होने लगा, जो सीधा पेट से ऊपर चढ़ा। मेरा दिमाग भारी हुआ और बेहोश सा होने लगा। मेरी निगाहें धुंधली होने लगी थी। सामने एमा का वो हंसता हुआ चेहरा, ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई सॉफ्ट फिल्टर लगा दिया गया हो। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि सच ही नहीं लग रहा था। मेरे अंदर जैसे आग सी लग गई थी, जिससे मेरा मुंह और गला सूखने लगा था। मेरी धड़कन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मैंने अपना सर झटका ताकि मैं थोड़ा होश में आ सकूं, पर मुझे चक्कर आने जैसे फीलिंग और बढ़ती हुई लग रही थी। क्या हुआ लियाम, क्या ज्यादा पी ली? एमा की आवाज में फिक्र थी। वो थोड़ा करीब आई, उसकी गर्म सांसें मेरी कानों पर लगी। मैंने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और उसकी बिल्कुल करीब वाली आंखों में देखा। उन आंखों में जो शर्म और उम्मीद पहले थी वो पता नहीं कब गायब हो गई थी, और उसकी जगह एक ऐसी शरारती हंसी थी जैसे उसका कोई प्लान कामयाब हो गया हो, बिल्कुल उस बिल्ली की तरह जिसने चुपके से मछली चुरा ली हो। कुछ गड़बड़ है, इस वाइन में कुछ प्रॉब्लम है। ये ख्याल बिजली की तेजी से मेरे नींद वाले दिमाग में आया, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक अजीब सी कमजोरी मेरे पूरे शरीर में फैल गई थी। मैंने उठने की कोशिश की, पर सिर्फ बेकार में अपना शरीर हिलाया। मेरे हाथ इतने कमजोर हो गए थे कि उठने की ताकत भी नहीं थी। मैंने बहुत मुश्किल से एक लफ्ज निकाला और मेरे पास की चीजें घूमने लगी। पूरी तरह अंधेरे में डूबने से ठीक पहले मैंने धुंधली नजर से देखा कि एमा खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर एक शर्म और पूरी तैयारी की मिली जुली लाली छाई थी। उसने अपने कोमल हाथों से अपने कमर पर लगी उन सुंदर हानफू ड्रेस की डोरियों को खोल दिया। उसके कंधे की नरम स्किन लाइट में चमक रही थी। वो झुकी और मेरे करीब आई। उसकी खुशबूदार उंगलियां मेरे गर्म माथे को छू रही थी और उसकी धीमी आवाज मेरे कानों में पड़ी। आखिर में जो मेरी आंखों ने देखा वो उसके होठों पर वो कामयाब, शर्मीली और हिम्मत वाली मुस्कान थी। फिर सब कुछ पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। जब मेरी आंखें खुली तो वो बाहर से आने वाली तेज धूप से खुली और मेरा सर ऐसे दुख रहा था जैसे फटने वाला हो। मैंने माथे पर सिलवट डाली और आंखें खोली। मेरी धुंधली निगाहें धीरे धीरे फोकस हुई। एक अनजान क्रिस्टल झूमर था और मेरे नीचे एक बहुत ही सॉफ्ट बेड और ब्लैंकेट था। ये वो गेस्ट रूम नहीं था जहाँ मैं सोता था। अचानक मुझे कुछ एहसास हुआ। मैंने झट से अपना सर घुमाया और एमा मेरे बगल में लेटी थी, गहरी नींद में। उसके काले लंबे बाल तकिए पर फैले हुए समुद्री घास की तरह लग रहे थे। उसकी लंबी पलकें तितली की तरह शांति से गिरी हुई थी और सिल्क का ब्लैंकेट पता नहीं कब उसकी कमर तक सरक गया था, जिससे उसके बिल्कुल नंगे गोल कंधे और खूबसूरत कॉलरबोन दिख रहे थे। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। मेरा पूरा शरीर एकदम जाम हो गया और मेरी सांस तक रुक गई। कल रात की टूटी फूटी यादें तेजी से दिमाग में आने लगी। उसका वो डांस, वो अजीब सा नशा, उसकी खुली हुई ड्रेस की डोरियां और अंधेरे में वो धुंधली पर बहुत ही गर्म फीलिंग। चमड़ी। तभी मेरे बगल में सो रही लड़की ने एक हल्की सी आवाज निकाली और धीरे धीरे होश में आने लगी। उसकी नजरें मेरे हैरान और घबराए हुए चेहरे पर पड़ी। वो पहले हैरान हुई, फिर जल्दी से उसके गाल लाल हो गए। उसने बिना सोचे समझे ब्लैंकेट को ऊपर खींच लिया, अपने चिन तक छिपा लिया और बस अपनी पानी भरी चमकती आंखों से पलके झपकाते हुए मुझे देखने लगी। उन आंखों में शर्म थी, घबराहट थी और एक हल्की सी चालाकी भी थी जो आसानी से पकड़ी नहीं जा सकती थी। लियाम, जिस दिन तुमने मेरी सफाई में मदद की थी ना, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें अपना बना लूंगी पूरी जिंदगी के लिए। ओह माय गॉड भाई। ऑलराइट गाइस, दिस इज द कंप्लीट क्या नॉवल, एनिमेशन सब कुछ ही कंप्लीटेड है इसमें। मतलब ये वीडियो ही पूरी मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दी है। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, ये नॉवल स्टोरी पसंद आई, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब, लाइक कर देना। लेट्स होप कि इस वीडियो पे एटलीस्ट 1000 लाइक्स तो आ जाएं। चलो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना। दिस इज एनिमे शुभ साइनिंग ऑफ।